हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हैं अभी सीटेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो मैंने एनालिसिस भी आप लोगों को करवाया है। आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोत्तम कौन सा है एक अच्छा अध्यापक। बेसिकली ये पूछा है कि एक अच्छा अध्यापक कैसा होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है, अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, प्रायः प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, या फिर विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, उनमें पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये तो सही है। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है ना कि कुछ ही बच्चे सीखेंगे। नेक्स्ट है, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, ऐसा भी हम नहीं कहेंगे। और फोर्थ ऑप्शन है, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। पहला है, विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। ये बाहर हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कभी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी इंसान ही तो है ना, और त्रुटियां इंसान से ही होती हैं, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। नेक्स्ट है, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, ये तो सही लग रहा है। अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, ऐसा हम नहीं कहेंगे। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जो त्रुटियां होती हैं आप ये ध्यान रख लीजिए, ये एक आप पॉजिटिव टैग वर्ड भी इसको कह सकते हैं। बच्चे जो त्रुटियां करते हैं वो स्वाभाविक होती हैं, ठीक है, वो नेचर में होती हैं। तो जो त्रुटियां होती हैं वो अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा होती हैं, एक भाग होती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि इस बार सीटेट में ऐसे ही लेंथी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। ठीक है, लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। ठीक है, या आप खूंटी को हैंगर कह लीजिए। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। देखिए, अब उसने कहना मान लिया। तो आपसे पूछा है कि यह किस चीज़ का उदाहरण है। क्या यह श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण है, क्या यह उद्दीपन अनुक्रिया का है, प्रत्यय अधिगम का है, या उपर्युक्त सभी हैं। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, श्रृंखलागत अधिगम का ये उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। देखिए, व्यक्तिगत पूछा है। ठीक है, संचार के माध्यम व्यक्तिगत कारक तो नहीं होता है। पीयर ग्रुप की बात करिए, समवयस्क समूह, ये भी हम नहीं कहेंगे। अध्यापक, ये भी नहीं कहेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं आयु, ये जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक हैं। ठीक है, अगर आपसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक है, अगर व्यक्तिगत ना पूछे, तब आप क्या कहेंगे। आपके ऑप्शन में वहाँ पर क्या होगा, एनवायरनमेंट और परिपक्वता होगा। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का कौन सा कैरेक्टर है। भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी विकार, या अभिप्रेरणा का अभाव। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अवधान संबंधी बाधा या विकार जो है लर्निंग डिसेबिलिटी का एक लक्षण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक लेख कंस्ट्रक्टिव ऐसे का नियोजन होना चाहिए केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिखते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, या फिर सभी छात्रों के लिए। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सभी छात्रों के लिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। ये तो सही है, सीखने को प्रभावित करेगा ना। बच्चा तभी सीख सकता है जब वो हर चीज़ से फिट हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, और वो इंटरेस्टेड होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, है ना। तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, ये भी सही है, ये भी ज़रूरी होता है सीखने के लिए। उत्सुकता और इच्छा शक्ति, विल पावर की बात कर रहा है, तो ये भी होता है। देखिए डी ऑप्शन में दिया है उपर्युक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार यानी कि ऑब्जरेबल बिहेवियर पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकासवादी से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, रचनावादी से, या फिर संज्ञानवादी से? राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी सिद्धांत से। ठीक है, क्वेश्चन देखकर ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। अवलोकनीय व्यवहार की बात कर रहा है तो व्यवहारवादी सिद्धांत होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। देखिए नेगेटिव चीज़ पूछी है, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, इसके लिए तो करना चाहिए। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, ये भी करना चाहिए। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, यही यहाँ पर नेगेटिव है। क्वेश्चंस को याद करना नेगेटिव चीज़ होती है फ्रेंड्स, और यही इसका आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नेगेटिव गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण है? मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, या फिर दत्त कार्य? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्र परीक्षा। ठीक है, जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं ना साल में एक बार, वो जो है रचनात्मक आकलन के लिए अच्छा नहीं होता है। रचनात्मक आकलन के लिए सबसे बेस्ट होता है सम्मेटिव असेसमेंट, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन, सॉरी सम्मेटिव नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे का बीच बीच में मूल्यांकन किया जाता है। जैसे टीचर ने 2 चैप्टर पढ़ाए, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, बच्चों से पूछेंगे उन्हें कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं रचनात्मक आकलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान डैश के बाद होना चाहिए। किस चीज़ के बाद होना चाहिए? सघन अभ्यास कार्य के बाद, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराने के बाद, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताने के बाद, या फिर समुचित उपचारात्मक कार्य। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समुचित उपचारात्मक कार्य। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या ये सभी? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। किस चीज़ को किया जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, बी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी है कक्षा में पूर्ण नीरसता। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले मैंने आपकी सीटेट की प्रिपरेशन करवाई है फ्रेंड्स। सारी क्लासेस की जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।